Hello everyone, I am Nikita Gupta and we are studying about autocoids and its related drug. मीन्स ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं और कौन कौन सी ड्रग्स एज एन ऑटोकॉइड यूज़ की जाती हैं। तो इसमें हमने पहले ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ा, फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑटोकॉइड्स पढ़े जिनमें हमने अभी तक पढ़ लिया है हिस्टामीन के अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करने वाले ड्रग्स यानी एंटीहिस्टामिनिक्स। देन हमने पढ़ा सेरोटोनिन, देन हमने पढ़ा प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर यानी PAF एंड देन हमने पढ़ा ल्यूकोट्राइन्स मीन्स LTS। फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ ब्रेडिकाइनिन। क्या होता है ब्रेडिकाइनिन, कैसे फॉर्म होता है, कैसे मेटाबोलाइज होता है और कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है, ये हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्रेडिकाइनिन एंड लाइसाइल ब्रेडिकाइनिन विच इज़ नॉन एज कैलिडीन आर एक्टिव पेप्टाइड्स formed by proteolytic cleavage of circulating proteins termed kininogens through a protease cascade pathway। मीन्स कि जो आपके ब्रेडिकाइनिन हैं और आपके कैलिडीन हैं जिसको क्या बोलते हैं लाइसाइल ब्रेडिकाइनिन, ये दोनों जो हैं वो एक्टिव पेप्टाइड्स होते हैं। मीन्स कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाले पेप्टाइड्स होते हैं। और ये जो दोनों हैं ब्रेडिकाइनिन और कैलिडीन, ये किससे बने हैं, प्रोटीएज कैस्केड पाथवे के थ्रू ये फॉर्म होते हैं, जिसमें जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं प्रोटीन्स जिनको क्या बोलते हैं किनिनोजेंस बोलते हैं। जब इन किनिनोजेंस का प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है मीन्स कि प्रोटियोलाइसिस होता है, तो उसके रिजल्टेंट में आपके ब्रेडिकाइनिन और कैलिडीन फॉर्म होते हैं। सो व्हाट आर द सोर्सेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, कैसे बनेंगे आपके ब्रेडिकाइनिन। So an outline of the formation of bradykinin from higher molecular weight kininogen in plasma by the serine protease kallikrein। मीन्स कि जो ब्रेडिकाइनिन हैं वो किससे बनेंगे, आपके हाई मॉलिकुलर वेट किनिनोजन से। और ये किनिनोजेंस क्या है, हमने अभी जस्ट दिखा कि सर्कुलेटिंग प्रोटीन है। तो हमारे प्लाज्मा में जो हाई मॉलिकुलर वेट वाले किनिनोजेंस हैं उनसे क्या बनते हैं, ब्रेडिकाइनिन फॉर्म होते हैं। किसके थ्रू, बाय सीरीन प्रोटीएज कैलिकिरीन। जो सीरीन प्रोटीएज कैलिकिरीन है उसके थ्रू जो है किनिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट होते हैं और इस तरीके से ब्रेडिकाइनिन फॉर्म होता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म एंड इनएक्टिवेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। मीन्स कि आपका ब्रेडिकाइनिन बन गया, उसके बाद वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, बट एक्शन परफॉर्म करने के बाद फाइनली वो क्या हो जाएगा, मेटाबोलाइज हो जाएगा और इनएक्टिव हो जाएगा। सो स्पेसिफिक एंजाइम्स दैट इनएक्टिवेट ब्रेडिकाइनिन एंड रिलेटेड काइनिन्स आर कॉल्ड एज किनिनेज। मीन्स कि स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो ब्रेडिकाइनिन को इनएक्टिव करते हैं और रिलेटेड काइनिन्स को भी इनएक्टिव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, किनिनेज बोलते हैं। ठीक है, मीन्स कि अभी तक हम क्या समझे कि हमारे पास क्या है, ब्लड में प्रोटीन्स हैं जो क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, उन प्रोटीन्स में एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जिसे बोला है हमने किनिनोजन। ये जो किनिनोजन है उसमें जो हाई मॉलिकुलर वेट वाले किनिनोजन हैं, उन किनिनोजन का जब प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या फॉर्म होंगे, ब्रेडिकाइनिन और लाइसाइल ब्रेडिकाइनिन यानी कि कैलिडीन जो है वो फॉर्म होगा। इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है सीरीन प्रोटीएज कैलिकिरेन, और ये जो होता है वो प्रोटीएज कैस्केड पाथवे के थ्रू फॉलो होता है। अब जब हमारा ब्रेडिकाइनिन फॉर्म हो गया तो फर्दर ये भी ब्लड में सर्कुलेट हो रहा होगा, तब कुछ स्पेशल एंजाइम्स हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जिनको बोला है किनिनेज। ये जो किनिनेज है ये क्या करता है, इस ब्रेडिकाइनिन को और इससे रिलेटेड जो अदर काइनिन्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है। सो दिस इज हाउ ब्रेडिकाइनिन गेट सिंथेसाइज एंड देन मेटाबोलाइज्ड। नेक्स्ट है कि ये जो ब्रेडिकाइनिन है जब ये फॉर्म हुआ तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होगा। ठीक है, और बाइंड होकर अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। सो कौन कौन से, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस,
हम क्या कह रहे थे कि जो ब्रेडिकाइनिन है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाएगा, वहाँ बाइंड होगा और अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं जिन पे ब्रेडिकाइनिन बाइंड होता है? देयर आर टू ब्रेडिकाइनिन रिसेप्टर्स designated B1 and B2. Both are G protein coupled receptors and mediate very small fat. मीन्स कि दो रिसेप्टर्स हैं आपके पास ब्रेडिकाइनिन के लिए, जिनको बोला है B1 एंड B2, और ये जो दोनों ही रिसेप्टर्स हैं वो कि क्या हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, और ये बहुत ही स्मॉल इफेक्ट जो है वो शो करते हैं और सिमिलर इफेक्ट शो करते हैं। मीन्स कि B1 हो या B2 हो, दोनों पे ही अगर किसी पे भी ब्रेडिकाइनिन जाके बाइंड होगा तो सिमिलर एक्शन ये परफॉर्म करेगा। तो ये जब बाइंड होगा तो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? एक्शंस एंड रोल ऑफ ब्रेडिकाइनिन इन इन्फ्लामेशन। मीन्स कि जब ब्रेडिकाइनिन बाइंड होगा रिसेप्टर्स पे तो वो किस में रोल प्ले करेगा? इन्फ्लामेशन में। तो ब्रेडिकाइनिन कोजेज वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। मीन्स कि जब ब्रेडिकाइनिन रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा तो ये क्या करेगा? वेसोडाइलेशन करेगा। मीन्स कि वेसल्स को डायलेट करेगा और इंक्रीज करेगा वेस्कुलर परमेबिलिटी। मीन्स जो वो वेसल्स हैं, आइदर आर्टरी और आइदर वेन, तो जो भी है, आर्टरी है या वेन है, उसको डायलेट करेगा और उसकी परमेबिलिटी को इन्हांस करेगा, उसको इंक्रीज करेगा। इट्स वेसोडायलेटर एक्शन इज पार्शली अ रिजल्ट ऑफ जनरेशन ऑफ PGI2 एंड रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटीन कपल्ड। मीन्स कि इसका जो ये वेसोडाइलेशन एक्शन शो हुआ है ये इसका रिजल्टेंट है जनरेशन ऑफ PGI2। मीन्स कि जो प्रोस्टाग्लैंडीन I2 जनरेट हुआ है और उसके जनरेट होने से जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटीन कपल रिलीज हुए हैं उनकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लामेशन शो होगा। मीन्स कि क्या हुआ कि जैसे आपका ब्रेडिकाइनिन है वो B1 या B2 किसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, बाइंड होने से वहाँ पे जो वो वेसल्स हैं वो डायलेट होंगी, उनकी वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ेंगी, और साथ में क्या होगा? PGI2 का जनरेशन होगा। इनके जनरेट होने से रिलीज होगा नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोटीन कपल्ड, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये फर्दर क्या करेगा? इन्फ्लामेशन कोज करेगा। दिस इज हाउ ब्रेडिकाइनिन एक्ट। नेक्स्ट जो हमारा ऑटोकॉइड है वो है इकोसोनॉइड्स। ये जो इकोसोनॉइड हैं ये जो है वो हमारे सेल में नहीं बनते हैं, ये जो हैं ऑन डिमांड फॉस्फोलिपिड से बनते हैं। और इकोसोनॉइड्स जो है, इस वर्ड को अगर हम समझें तो ये जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें है इकोसनॉइड्स। मीन्स कि इसमें क्या है? इकोसन ग्रुप प्रेजेंट है एंड ऑइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस ये जो वर्ड है इकोसोनॉइड, इसको भी हम आगे फर्दर समझेंगे और समझेंगे कि इकोसोनॉइड्स क्या होते हैं। लेट्स स्टार्ट। Unlike histamine, eicosanoids are not performed in the cell but are generated from phospholipid precursors on demand. मीन्स कि क्या बताया गया है कि जैसे आपके जो हिस्टामीन होते हैं ना वो सेल्स में बनते हैं, सेल से रिलीज होते हैं और अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लोकल अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। मीन्स कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही बनेंगे, वहीं पे रिलीज होंगे और वहीं पे अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो इकोसोनॉइड्स होते हैं वो सेल्स में नहीं बनते हैं, आर नॉट प्री फॉर्म्ड इन सेल्स। मीन्स कि सेल्स में पहले से ही ये नहीं बने हुए होते हैं, बट जनरेटेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड प्रिकर्सर्स ऑन डिमांड। मीन्स कि जब इनकी डिमांड होती है, जब इनकी नीड होती है बॉडी को, तो जो सेल्स की फॉस्फोलिपिड हैं वो जो फॉस्फोलिपिड प्रिकर्सर्स हैं उनके थ्रू इकोसोनॉइड्स फॉर्म होते हैं। दे आर implicated in the control of many physiological processes and are among the most important mediators and modulators in inflammatory reactions. तो अभी हमने ब्रेडिकाइनिन में भी देखा कि ब्रेडिकाइनिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए। तो सेम वैसे ही
जो इकोसिनॉइड्स हैं वो भी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो इकोसिनॉइड्स होते हैं ये बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडिएटर है एंड मॉड्यूलेटर है। किस में? इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। मीन्स कि जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती है उसमें बहुत सारे सब स्टेप्स होते हैं, तो उन सब स्टेप्स में जो मीडिएटर यूज़ किया जाता है वो होता है इकोसिनॉइड्स, और समटाइम्स ये मॉड्यूलेटर की तरह यूज़ किया जाता है। मॉड्यूलेटर वो होते हैं जो कि किसी रिएक्शंस को मॉड्यूलेट कर देते हैं, मीन्स उसको इन्हांस कर देते हैं उसके रेट को। तो ये जो इकोसिनॉइड्स हैं ये पहली बात तो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ होंगे, उनको कंट्रोल करेंगे, और दूसरा ये जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होती हैं उनमें एज ए मीडिएटर यूज़ होते हैं एंड समटाइम्स एज अ मॉड्यूलेटर यूज़ होते हैं। सो दीज आर जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट इकोसिनॉइड्स। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर एंड बायोसिंथेसिस। मीन्स कि जो आपका इकोसिनॉइड्स है उसकी स्ट्रक्चर को अगर हम सबसे पहले समझें तो इन मैमल्स द मेन इकोसिनॉइड प्रिकर्सर इज आर्किडोनिक एसिड विच इज 5, 8, 11, 14 इको सेट tetraenoic acid, a 20 carbon unsaturated fatty acid containing 4 double bonds. Hence, ecosa referring to 20 carbon atoms and tetraenoic acid means 4 double bonds. Means कि सबसे पहले अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझें तो जो हम मैमल्स हैं उनके अंदर जो इकोसिनॉइड्स हैं वो बेसिकली क्या हैं? प्रिकर्सर हैं आर्किडोनिक एसिड के। मीन्स कि आर्किडोनिक एसिड से क्या बनेगा? आपके इकोसिनॉइड्स बनेंगे। और ये जो इकोसिनॉइड होता है ना जो आर्किडोनिक एसिड से बन रहा है, तो ये जो आर्किडोनिक एसिड है वो एक्चुअल में क्या होता है? 5, 8, 11, 14 इकोसा टेट्राइनोइक एसिड होता है। मीन्स कि इसमें इकोसा होता है, टेट्रा मीन्स कि 4 होता है, इन मतलब कि डबल बॉन्ड होते हैं, ओइक एसिड मीन्स कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो दिस इज हाउ आर्किडोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। मीन्स कि जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी होती है। अब इसमें इकोसा मीन्स क्या होता है? 20 कार्बन, ठीक है। इकोसा मतलब 20 कार्बन, मीन्स कि जो 20 कार्बन की एक चेन होएगी उसमें 4 इन मीन्स कि 4 डबल बॉन्ड होंगे और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होएगा। तो क्या बनेगा? आपका आर्किडोनिक एसिड बनेगा, और आर्किडोनिक एसिड से फिर आपका क्या बनेगा? इकोसिनॉइड्स बनेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर हम क्या समझे कि स्ट्रक्चर में क्या है? एक इकोसा ग्रुप है और एक टेट्रा इन ग्रुप है। और बायोसिंथेसिस में हम क्या समझे कि आर्किडोनिक एसिड से क्या बनेगा? इकोसिनॉइड्स बनेगा। सो हमारा क्या बन गया? इकोसिनॉइड्स बन गया। इकोसिनॉइड्स बन के उसको यूज होएगा, वो रिलीज होएगा, अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, और उसके बाद फिर वो मेटाबोलाइज होके यूरिन के थ्रू जो है रिलीज आउट हो जाएगा। तो कैसे मेटाबोलाइज होगा? जनरल सेल डैमेज ऑल्सो ट्रिगर्स एक्टिवेशन प्रोसेस। मीन्स कि हमने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो इकोसिनॉइड्स होते हैं ना वो ऑन डिमांड रिलीज होते हैं। मीन्स कि जब इनकी नीड होती है बॉडी को तो ये फॉर्म होते हैं सेल्स में और फिर वहाँ से रिलीज होके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो किसके थ्रू एक्टिवेशन होएगा? तो सबसे पहले यही बताया गया है कि जब सेल्स डैमेज होती हैं तो सेल्स का डैमेज होना जो है इसके एक्टिवेशंस को ट्रिगर करता है, जिसकी वजह से इकोसिनॉइड्स रिलीज होते हैं। सो जो आपके फ्री आर्किडोनिक एसिड होते हैं इट मेटाबोलाइज बाय सेवरल पाथवेज इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो आपके फ्री आर्किडोनिक एसिड है ब्लड में, जो कि दीज पाथवे जो हम नेक्स्ट 2 पाथवे डिस्कस करेंगे उनके थ्रू मेटाबोलाइज होता है और कन्वर्ट होता है इकोसिनॉइड्स में, और फिर इकोसिनॉइड्स अपना एक्शन परफॉर्म करके क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। सो हमारे बॉडी में फैटी एसिड साइक्लोऑक्सीजिनेज मीन्स कि कॉग्स एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस कॉग्स की 2 आइसोफॉर्म्स होती हैं, कॉग्स 1 एंड कॉग्स 2। ये क्या करती है? ट्रांसफॉर्म आर्किडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन। ये क्या करती है? इस आर्किडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन में कन्वर्ट कर देती हैं। तो पहला मेटाबोलाइट क्या बना? प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन,
एंड सेकेंड क्या होता है, जो लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, सेवरल सबटाइप सिंथेसिस ल्यूकोट्राइंस, लिपोऑक्सीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। मीन्स कि ये जो लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम है, इसके थ्रू सेवरल सब टाइप्स जो हैं वो सिंथेसाइज होती हैं, जैसे कि ल्यूकोट्राइंस एंड लिपोऑक्सीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो क्या समझे हम ओवरऑल कि हमारा प्रिकर्सर है आर्किडोनिक एसिड, ये फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, ये मेटाबोलाइज होगा, मेटाबोलाइज होकर क्या क्या मेटाबोलाइट बनाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइंस, लिपोऑक्सीन्स और अदर कंपाउंड्स ये फॉर्म करेगा। सो दिस इज हाउ आर इकोसिनॉइड वर्क। तो हमने क्या क्या देखा इकोसिनॉइड में, कि इकोसिनॉइड क्या होते हैं, कब ये रिलीज होते हैं, ठीक है, कैसे ये सिंथेसाइज होते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और कैसे ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑटोकॉइड आता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं उसको अगर हम समझें तो द टर्म प्रोस्टेनॉइड्स encompasses the prostaglandins and thromboxane। मीन्स कि एक वर्ड होता है प्रोस्टेनॉइड्स। ये जो वर्ड है प्रोस्टेनॉइड, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपके प्रोस्टाग्लैंडिन और दूसरा है आपके थ्रोम्बोक्सेन। अब दो एंजाइम्स यहाँ पे ध्यान रखने हैं। पहला है साइक्लोऑक्सीजिनेज ऑक्सीडेज एराकिडोनेट, मीन्स कॉक्स एस, ठीक है। ये जो एंजाइम है ये प्रोड्यूस करता है अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोस्टाग्लैंडिन G2 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन H2। मीन्स इस एंजाइम के थ्रू जो कॉक्स एक्स है हमारे पास, इस एंजाइम के थ्रू हमारे दो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे, PG G2 एंड H2। और हमारे जो कॉग्स है साइक्लोऑक्सीजिनेज, इसके दो आइसोफॉर्म्स हमें पता है कि होते हैं, एक होता है कॉग्स 1 और एक होता है कॉग्स 2। तो जो कॉग्स 1 होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम होता है और जो हमारा कॉग्स 2 होता है ये इंड्यूस होता है बाय इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई। मीन्स कि कॉग्स 1 है वो पहले से ही प्रेजेंट होता है और जो कॉग्स 2 है वो किसी इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई के इंड्यूस होने पे प्रोड्यूस होता है। सो हमने क्या देखा इसमें कि पहला तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हैं और जो थ्रोम्बोक्सेन हैं ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोस्टेनॉइड्स बनाते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रोस्टेनॉइड्स एंड प्रोस्टेनॉइड्स इज इक्वल्स टू प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सेन। सो हम जो एक्शन अभी तक पढ़ते आए हैं प्रोस्टाग्लैंडिन का और थ्रोम्बोक्सेन का, वो दोनों ही एक्शन किसके हैं, बेसिकली प्रोस्टेनॉइड्स के एक्शन हैं, ठीक है। इसमें हमने नेक्स्ट देखा कि जो आर्किडोनेट एंजाइम है हमारा कॉक्स एस ऑक्सीडेज आर्किडोनेट, ये फॉर्म करता है PG G2 एंड H2। और कॉक्स के दो फॉर्म होते हैं, कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। कॉक्स 1 कॉन्स्टिट्यूटिव है और कॉक्स 2 इन्फ्लामेटरी स्टिमुलाई से इंड्यूस होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोस्टेनॉइड का कैटाबॉलिज्म। मीन्स आपका जो प्रोस्टेनॉइड्स था वो फॉर्म्ड हो गया, किससे फॉर्म हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन से और थ्रोम्बोक्सिन से। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उसको फॉर्म करने के लिए वो थे हमारे कॉक्स एस ऑक्सीडेज आर्किडोनेट, जो आर्किडोनिक एसिड जो हमारा मेन है उसी से सारे ऑटोकॉइड्स बने हैं मोस्ट ऑफ द। तो उसके थ्रू हमारा प्रोस्टेनॉइड्स बन गया। अब जो ये प्रोस्टेनॉइड्स हैं ये कैसे कैटाबोलाइज होता है, मीन्स कि इसका कैसे फर्दर डिग्रेडेशन होता है वो देखेंगे। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोस्टेनॉइड्स, दिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। मीन्स कि बहुत सारे स्टेप्स जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आफ्टर कैरियर मीडिएटेड अपटेक द मोस्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय prostaglandin specific enzyme and the inactive products are further degraded by general fatty acid oxidizing enzyme। मीन्स कि जब आपका प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद कैरियर के थ्रू वो क्या होगा, अपटेक होगा, कैरियर मीडिएटेड अपटेक उसका होगा। तो
जब उसका अपटेक होगा तो जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू इनएक्टिवेट होंगे और ये जो इनएक्टिवेट प्रोडक्ट बनेगा ये फर्दर डिग्रेड होगा बाय जनरल फैटी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम के थ्रू। तो इस तरीके से हमारे जो प्रोस्टेनॉइड्स हैं वो कैटाबोलाइज होंगे। मीन्स कि जो रिलीज हुए हैं सबसे पहले तो उनको सेल के अंदर लो कैरियर मीडिएट के थ्रू, फिर सेल के अंदर लेके उसको सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन स्पेसिफिक एंजाइम से इनएक्टिवेट करो और फिर उसको डिग्रेड करो बाय जनरल फैटी एसिड ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम से। तो इस तरीके से जो आपका प्रोस्टेनॉइड्स है वो कैटाबोलाइज हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। अब जब आपका प्रोस्टेनॉइड्स जो है रिलीज होंगे तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होंगे। तो वो कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? सो प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर्स, देयर आर 5 मेन क्लासेस ऑफ प्रोस्टेनॉइड रिसेप्टर्स, ऑल ऑफ विच आर टाइपिकल जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। मीन्स कि प्रोस्टेनॉइड के 5 रिसेप्टर्स होते हैं और ये पांचों ही जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। अब हमने प्रोस्टेनॉइड्स के रिसेप्टर्स देख लिए जिन पे जाके प्रोस्टेनॉइड्स बाइंड होंगे। तो बाइंड होके बेसिकली क्या करेंगे, वो एक स्पेसिफिक फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करेंगे। सो वो कौन सा एक्शन है जो प्रोस्टेनॉइड परफॉर्म करते हैं? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ प्रोस्टेनॉइड्स। सो द प्रोस्टेनॉइड्स इफेक्ट मोस्ट टिश्यूज एंड एग्जर्ट अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स। मीन्स कि जो प्रोस्टेनॉइड्स होते हैं वो मोस्टली जो टिश्यूज़ हैं और अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट शो करते हैं। मोस्टली किस पे इफेक्ट करते हैं? टिश्यूज़ पे इफेक्ट करते हैं और बहुत अलग अलग तरह के इफेक्ट शो करते हैं। जैसे कि PGD2 मीन्स कि प्रोस्टाग्लैंडिन D2 की अगर हम बात करें तो ये कोज करता है वेसोडाइलेशन, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, रिलैक्सेशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूटेराइन मसल्स and modification of release of hypothalamic / pituitary hormones. It has bronchoconstrictor effect through an action of TP receptors. Means कि जब प्रोस्टेनॉइड्स जो हैं वो PGD2 पे जाके बाइंड होता है तो सबसे पहले तो वो क्या करता है, वेसल्स को डायलेट करता है और इफेक्ट जो शो करता है उसको बोलते हैं वेसोडाइलेशन। सेकेंड वो करता है प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनहिबिट, मीन्स प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देता यानी कि क्लॉट को फॉर्म नहीं होने देता। थर्ड वो करता है जीआई ट्रैक्ट की और यूटेराइन की मसल्स को रिलैक्स। फोर्थ वो करता है जो पिट्यूटरी से और जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं उसके रिलीज को मॉडिफाई कर देता है। फिफ्थ वो क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है बाय टीपी रिसेप्टर यानी कि थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर्स के थ्रू वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। सो सबसे पहले तो प्रोस्टेनॉइड्स ने जब PGD2 पे बाइंड हुआ तो ये इफेक्ट शो किए। नेक्स्ट जब प्रोस्टेनॉइड PGF2 अल्फा पे बाइंड होगा तो ये क्या करेगा, कोजेस मायोमेट्रियल कॉन्स्ट्रिक्शन इन ह्यूमंस, luteolysis in some species example cattle and bronchoconstriction in other species like cat and dog। मीन्स कि जो PGF2 अल्फा है जब उस पे बाइंड होगा तो ह्यूमंस में जो मायोमेट्रियल सेल्स होती हैं, मायोमेट्रियल मसल्स होती हैं, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। सेकंड क्या कराता है, ल्यूटियोलाइसिस करवाता है कुछ स्पीशीज में लाइक कैटल्स में। ह्यूमंस में तो क्या कराया, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। कैटल्स में क्या कराया, ल्यूटोलाइसिस। और कुछ अदर जो स्पीशीज है कैट एंड डॉग उनमें करवाता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। सो दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब नेक्स्ट आता है रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन इन्फ्लामेशन। मीन्स कि अभी हमने क्या देखा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। अब स्पेसिफिकली इन्फ्लामेशन में कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो हमारे ये वाले ऑटोकॉइड्स हैं जैसे कि हमने जो लास्ट पढ़े ब्रेडिकाइनिन और इकोसिनॉइड्स, ये सब क्या है, इन्फ्लामेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ये हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे इसके अदर एक्शंस तो पढ़ लिए, लेकिन अब हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस पे कि ये कैसे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो
मीडिएटर्स डराइव फ्रॉम प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मीन्स के प्रोस्टाग्लैंडिन से मीडिएटर्स जो हैं वो डराइव होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन में एक्ट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सो द मेन फॉस्फोलिपिड डराइव्ड मीडिएटर्स आर इकोसोनॉइड्स which is prostanoids and leukotrienes and platelet activating factor। मीन्स कि सबसे जो मेन फॉस्फोलिपिड डराइव्ड मीडिएटर हैं वो हैं इकोसोनॉइड्स, जिसमें आपके आते हैं प्रोस्टेनॉइड्स एंड ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये सब जो हैं वो फॉस्फोलिपिड के डेरिवेटिव्स हैं और ये सब क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट जो इकोसोनॉइड्स हैं आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आर्काडोनिक एसिड। ये जो इकोसोनॉइड्स हैं इनके अंदर ये किससे सिंथेसाइज हुए, आर्काडोनिक एसिड से, एंड रिलीज्ड डायरेक्टली फ्रॉम फॉस्फोलिपिड बाय फॉस्फोलाइपेज A2 और बाय टू स्टेप प्रोसेस इन्वॉल्विंग फॉस्फोलाइपेज C एंड डाईअसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज। यानी कि ये जो हमने बात करी अभी इकोसोनॉइड्स की और PAF की, प्रोस्टेनॉइड्स की, ल्यूकोट्राइन्स की, इनके अंदर स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं इकोसोनॉइड्स की। तो इकोसोनॉइड्स हैं वो आर्काडोनिक एसिड से डायरेक्टली ही रिलीज हो जाते हैं और जो आपका फास्फोलिपिड हैं उनसे ये सिंथेसाइज होते हैं। किसके थ्रू, दो स्टेप्स के थ्रू, दो तरीके से हो सकते हैं। पहला तो ये फॉस्फोलाइपेज A2 से डायरेक्टली बन सकते हैं या फिर ये दो स्टेप में बनेंगे, पहला फॉस्फोलाइपेज C से एंड देन डाईअसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज से। सो इन स्टेप्स के थ्रू क्या बनता है आपके इकोसोनॉइड्स। नेक्स्ट है थेरापेटिक यूजेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो हमने क्या देखा, प्रोस्टेनॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रोस्टेनॉइड्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं, कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, किन किन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होते हैं, कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और कैसे स्पेसिफिकली एक्ट करते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में। नाउ नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है वो कौन कौन से डिजीज और डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के यूज आते हैं। सो व्हाट आर द थेरापेटिक यूजेस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जिसमें फर्स्ट है आपका गायनोकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेरिटिक। मीन्स कि जो आपकी गायनोकोलॉजी का फील्ड है उसमें, और स्पेसिफिकली अगर प्रेगनेंसी का जो फील्ड है उसमें यूज़ किया जाते हैं प्रोस्टेनॉइड्स। जैसे कि पहला टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी हो तो उसके लिए प्रोस्टेनॉइड्स यूज़ किए जाते हैं। कौन कौन से प्रोस्टेनॉइड्स, जेमेप्रोस्ट और मीजोप्रोस्टोल, जो कि क्या है, अ मेटाबॉलिकली स्टेबल प्रोस्टाग्लैंडिन PGE एनालॉगस होता है। मीजोप्रोस्टोल जो है उसके बारे में बताया है कि ये स्पेसिफिकली क्या है, मेटाबॉलिकली स्टेबल प्रोस्टाग्लैंडिन PGE एनालॉगस होता है। सेकेंड, इंडक्शन ऑफ लेबर, मीन्स कि जब प्रेगनेंसी में लेबर कोर्स करवानी होती है तो भी प्रोस्टेनॉइड्स दिए जाते हैं, और उसमें कौन से प्रोस्टेनॉइड्स दिए जाते हैं, डाइनोप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोन। नेक्स्ट, पोस्टपार्टम हेमरेज, मीन्स जब डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम पे आफ्टर, जब बेबी जो है वो बाहर आ जाता है उसके बाद बहुत हाई अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग होती है। तो उस कंडीशन को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए, मीन्स कि उसको हैंडल करने के लिए जो ड्रग दी जाती है वो है कार्बोप्रोस्टोल, जिसमें क्या होगा, बॉडी जो है सडनली वीक नहीं होएगी, ठीक है, उसमें थोड़ा हार्मोनल बैलेंस क्रिएट होएगा। नेक्स्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टीनिया, मीन्स कि GI ट्रैक्ट में जब अल्सर्स होंगे तो उसके लिए, टू प्रिवेंट अल्सर्स एसोसिएटेड विद नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज मीजोप्रोस्टोल, मीन्स कि जब अल्सर्स होंगे तो उसमें अल्सर्स को ट्रीट करने के लिए प्रोस्टेनॉइड्स देंगे, और प्रोस्टेनॉइड्स जो हैं वो एनसेड्स के साथ देते हैं, और इसमें जो प्रोस्टेनॉइड्स देते हैं वो है मीजोप्रोस्टोल। तो मेनली तो किसके लिए यूज़ है हमारे प्रोस्टेनॉइड्स, गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्ट्रक्टेड, मीन्स की जो हमारी प्रेगनेंसी है उससे रिलेटेड
मेनली जो सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस हैं उनको हैंडल करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए प्रोस्टेनॉइड्स दिए जाते हैं। लाइक अगर आपको प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी है या इंड्यूस करवाना है लेबर, या लेबर के बाद जब बर्थ हो जाता है बेबी का, तो उसके बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए, और जो अल्सर्स हो जाते हैं जीआई ट्रैक्ट में उसको ट्रीट करने के लिए प्रोस्टेनॉइड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने कौन कौन से ऑटोकॉइड्स देखे? ब्रेडिकाइनिन, इकोसोनॉइड्स एंड देन प्रोस्टेनॉइड्स। नेक्स्ट जो प्रोस्टेनॉइड्स हैं उनमें ही हैं फर्दर यूजेस। पहला तो हमने देखा प्रेगनेंसी के लिए, दूसरा हमने जीआई ट्रैक्ट में अल्सर्स के लिए देखा, तीसरा हमने देखा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो टू मेंटेन द पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टीरियोलस अंटिल सर्जिकल करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट इन बेबीज विद सर्टेन कॉन्जेनाइटल हार्ट मालफॉर्मेटिज, मीन्स कि जो बेबी हुआ है उसमें अगर डिफेक्ट हैं तो उसको आप जब तक सर्जिकली ट्रीट नहीं कर देते हो, जो उसमें डिफेक्ट है, जैसे कि डक्टस आर्टेरियोसस का डिफेक्ट है अगर किसी बेबी में, तो जब तक आप उसे सर्जिकली ट्रीट नहीं कर देते हो तब तक आप उसको प्रोस्टास्टेनॉइड्स देंगे ताकि उसमें फर्दर कॉन्जेनाइटल हार्ट मालफॉर्मेटिज नहीं हो। मीन्स कि आपका एक बेबी हुआ है जिसको डक्टस आर्टेरियोलस है, अब जब तक उसको आप सर्जिकली नहीं ट्रीट कर दोगे, मीन्स कि बेसिकली तो उसको सर्जिकली ठीक किया जा सकता है, बट जब तक नहीं हुआ है तब तक हम उसको क्या देंगे? स्टेरॉइड देंगे, प्रोस्टास्टेरॉइड्स। कौन सा प्रोस्टास्टेरॉइड्स देंगे हम? एल्प्रोस्टाडील यानी PGE1 हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड, टू इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, मीन्स कि पहला तो कार्डियोवैस्कुलर में डक्टस आर्टेरियोसस के ट्रीटमेंट में, और सेकेंड जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है उसको इनहिबिट करने में ड्यूरिंग हीमोलाइसिस। जब हीमोलाइसिस हो रहा होता है तो प्लेटलेट एग्रीगेट होने लग जाती है, उसको इनहिबिट करने के लिए भी प्रोस्टेनॉइड्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। कौन सा प्रोस्टेनॉइड्स देंगे यहाँ पे हम? एपीप्रोस्टेनॉल यानी PGI2 देते हैं। स्पेशली हिपेरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटरी अ प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। इपोप्रोस्टेनॉल मीन्स कि हमने जब हीमोडायलिसिस हो रहा है तो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकने के लिए दिया एपोप्रोस्टेनॉल, और हिपेरिन जो आपको पता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, वो हम उस ब्लड में मिलाते हैं। लेकिन हिपेरिन अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में, तो फिर हम वहाँ पे देंगे एपोप्रोस्टेनॉल, तब वहाँ पे स्पेसिफिक हो जाता है एपोप्रोस्टेनॉल। नेक्स्ट जो यूज़ है प्रोस्टास्टेनॉइड्स का वो है ऑप्थेल्मिक डिजीज़ में, मीन्स आई रिलेटेड में, जिसमें आता है आपका ओपन एंगल ग्लाइकोमा के ट्रीटमेंट में, जिसके लिए जो ड्रग दी जाती है वो है लेंटेनोप्रोस्ट जो है वो ड्रग दी जाती है, उसकी आई ड्रॉप्स आती हैं वो दी जाती हैं। सो यहाँ पे हमारा 3 ऑटोकॉइड्स फिनिश होते हैं इस वीडियो लेक्चर में। फर्स्ट था हमारा ब्रेडिकाइनिन, सेकंड था हमारा इकोसोनॉइड्स एंड थर्ड था हमारा प्रोस्टेनॉइड्स। और प्रोस्टेनॉइड्स में हमने क्या क्या पढ़ा? प्रोस्टेनॉइड्स क्या होते हैं, प्रोस्टेनॉइड्स में क्या क्या आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन, कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, किस रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं, क्या क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं, कैसे इन्फ्लामेशन में यूज होते हैं, क्या क्या इसके क्लिनिकल यूजेस हैं, ये सब हमने पढ़ा। सो फॉर नाउ थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्दर नए ऑटोकॉइड्स को स्टडी करेंगे।